हेलो डियर स्टूडेंट, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वंस अगेन मैं आपके सामने। और आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अब कंटिन्यू हमारे वीडियो आएंगे और कार्बन कंपाउंड के ही पहले आएंगे जब तक कि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट ना हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कार्बन सबसे पहले आप समझिए कि केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। जब आप 10th के बाद जाओगे तो केमिस्ट्री 3 पार्ट में बट जाता है। एक तो हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक हो जाता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलोगे तो आपके दिमाग में एक कंप्लीट आना चाहिए कि अच्छा, हमको कार्बन या इससे रिलेटेड कंपाउंड की ही पढ़ाई करनी है, वही हमको करनी ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? तो कुछ भी नहीं है, ये एक केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसकी पढ़ाई करते हैं, तो उस कंपाउंड की पढ़ाई करते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे ऑब्टेन किया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि उसमें कार्बन है। दूसरे शब्दों में हम लोग अगर सीधा बोले तो हम लोग कहेंगे कि कार्बन की पढ़ाई करें या उसकी कंपाउंड की पढ़ाई करें। बस 2-4 कंपाउंड छोड़ के, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO3, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्सेट्रा, कुछ कुछ और है जिनकी पढ़ाई हम लोग इनऑर्गेनिक में करते हैं। ठीक है, मतलब कि कार्बन या उससे जुड़े हुए कंपाउंड की पढ़ाई अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 6। हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है, Kl। इलेक्ट्रॉन है कितना? 6, मतलब कि पहले में 2 गया, बचा कितना? 4, तो रेस्ट इसमें चला गया। कार्बन का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है? 12। इसका मतलब, कहने का मतलब है कार्बन में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है? तो 6। मास नंबर जैसे ही हम लोग ए बोलते हैं तो ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो ये हो गया 6। मास नंबर कितना है हमारे पास? 12 प्लस n, मतलब कि कार्बन में न्यूट्रॉन का संख्या भी कितना है? तो 6। मतलब कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये बात। अगर हम लोग sp-df में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1s2। आपको सिखाया गया है, नहीं आपने देखा तो आप एक वीडियो डली हुई है ऑफ प्रिंसिपल, उसे आप जरूर जाके देखें। 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p, 2 to 4 हो चुका तो p में कितना जाएगा? तो 2। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्बिटल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी कंपाउंड को हम लोग स्टेबल तभी बोल सकते, सॉरी, कोई भी एलिमेंट को हम लोग स्टेबल तभी बोलेंगे या एटम को स्टेबल तभी बोलेंगे या तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फुली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है, या 2 समथिंग, कुछ केसेस में 2। ठीक है, तो मेनली क्या है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या नहीं तो 0 हो। 0 हो का मतलब है उसके प्रीवियस जो भी ऑर्बिट हो वो कंप्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, अच्छा, अब कार्बन के पास 2 रास्ते बच जाते हैं। ठीक है, 2 नहीं, एक्चुअली में 3, और तीसरा ही वो करता है। तो कार्बन के पास क्या क्या रास्ता है? तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? अपने चारों इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर दे। ठीक है, तो लूज अगर कर देगा तो क्या होगा? ये चारों कंप्लीट हट जाएगा और बचेगा 2, और प्रीवियस के सेल पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा एक और रास्ता है कि 4 गेन कर ले, और ऐसा अगर ये कर लेता है तो 4 और 4 8 हो जाएगा, तो इसका जो L वाला सेल है वो कंप्लीटली क्या होगा? फिल्ड हो जाएगा, फिर भी वो स्टेबल होगा। लेकिन इन दोनों में से वो कोई भी काम नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, थोड़ा हम देखते हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, कार्बन देखिए, ये रहा इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट में 2 है और सेकंड में 4 है, 1 2 3 4। कार्बन का जो एटॉमिक साइज होता है ना, काफी छोटा होता है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक साइज क्या होता है? काफी छोटा होता है। तो ये रहा कार्बन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, मान लीजिए आप, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ गए तो अब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कौन रखता है?
प्रोटॉन। और प्रोटॉन होता कहां पे है? तो न्यूक्लियस में। तो ये जो न्यूक्लियस इसमें बैठा हुआ है, सॉरी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन बैठा हुआ है, उस प्रोटॉन के लिए बड़ी ही मुश्किल होती है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल के रख सके। ठीक है, उस 6 प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाली बातें हैं कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सके। दूसरी बातें आप समझिए कि चूंकि कार्बन एटम का साइज बहुत छोटा होता है और ये जो ऑर्बिट है इसमें हमने कितना इलेक्ट्रॉन रख दिया है? तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए। अब मान के चलिए 7 तक आप समझिए, 7 आ गया, आप पकड़ लो, एक और लाना है। अब घर है छोटा और ये सब भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? तो रिपल्सन होता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाहेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलके इस पे क्या लगाएंगे? तो फोर्स लगाएंगे। क्यों ऐसा भाई? निगेटिव निगेटिव रिपेल करता है, वो उसको आने ही नहीं देना चाहेगा। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो गेन तो किया नहीं भाई। चलो एक बात समझ गए, गेन क्यों नहीं किया? बिकॉज कार्बन का साइज होता है छोटा। साइज छोटा होने के कारण उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो सिर्फ 6 प्रोटॉन होते हैं। और 6 प्रोटॉन के लिए ये बड़ी ही मुश्किल की बातें हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करके रख सके? तो होल्ड करके रख सके। इस कारण से वो गेन नहीं करता है। चलिए लूज पे आता है। लूज करना का क्या मतलब हुआ कि पहले इसके पास कितने थे? तो 4। ठीक है, चलिए हमने 1 निकाल दिया। अब बचा कितना? 5 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है क्योंकि प्रोटॉन है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव। चलिए आपने एक और निकाल दिया। अब बचा कितना? अब बचा आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। मतलब कि पॉजिटिव जो पकड़ के रखा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। अगर और आप निकालना चाहेंगे तो आपको इसके निकालने के लिए बहुत अधिक एनर्जी खपत करनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर हमको किसी काम को करने में बहुत ज्यादा एनर्जी खपत करनी पड़ी तो उसको तो हम लोग अच्छा वर्क कहेंगे नहीं। तो इस कारण से क्या होता है कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो निकालना बड़ी ही मुश्किल बात होती है। क्यों ऐसी? साइज छोटा है। साइज छोटा होने के कारण न्यूक्लियस से एक तो ऐसे ही पास, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही बहुत मजबूत है, ऊपर से आप इसको खींचना चाह रहे हो। चलो आपने एक खींच लिया। खींचने के बाद अब जो बचा है 5 इलेक्ट्रॉन, इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोटॉन का ये और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, और स्ट्रॉन्गर हो रहा है और आप और खींच रहे हो। इसका मतलब आपको और अधिक एनर्जी लगेगी। और एनर्जी आप अगर अधिक लगा रहे हो, अगर आप एकदम लिटरली सोच के देखो, आपको किसी काम करने में अगर बहुत ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है और रिजल्ट उतना ही है जितना किसी और चीज से हो सकती है, तो वो तो आपके लिए अच्छा काम होगा नहीं। इसका मतलब है कार्बन ना ही लूज करता है और ना ही गेन करता है। ठीक है, तो एक और चीज बच गई। तो कार्बन क्या करेगा? तो शेयर करेगा। बिल्कुल करता है। तो कार्बन क्या करता है कि शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कार्बन क्या करता है? अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है दूसरे के साथ कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट को। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन जो है ऑलवेज फॉर्म, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा ही कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम लोग आते हैं। अब है एक
वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये क्लास 10th में बहुत बारी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड या सो मेनी कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ कार्बन में ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं केमिस्ट्री में। तो सबसे पहला है इसका टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी का मतलब होता है पावर ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड। वैलेंसी का क्या मतलब है? पावर ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स। तो टेट्रावैलेंसी कहने का मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो 4 होती है भाई। 4 अगर उसकी वैलेंसी है तो वो क्या करेगा? अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। अब कार्बन है कोई भी आपके पास, इसके पास 4 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है। इस चारों इलेक्ट्रॉन को आपने पढ़ा कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये चारों इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? दूसरे का साथ शेयर कर सकता है। और शेयर जब करेगा तो ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब जरा सोच के देखिए, यहाँ पे आपने कुछ और रखा, क्लोरीन रखा मान लीजिए, और दूसरी बार आपने यहाँ पे कुछ और ब्रोमीन रख दिया, तो क्या दोनों कंपाउंड सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। उसको हटा के आपने मान लीजिए अब क्या हुआ कि दूसरा कोई चीज रख दिया, हाइड्रोजन रख दिया, तो क्या सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं। इसका मतलब है कि कार्बन जो होता है वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4, और चारों का चारों कैसा बॉन्ड बना रहेगा? तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिस कारण से वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकता है। ठीक है, दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका टेंडेंसी है वो है कैटेनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन के पास एक विशेष प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग का मतलब, सेल्फ का मतलब क्या हुआ? खुद से, लिंक का मतलब क्या हुआ? जुड़ना। ठीक है, मतलब कि खुद से जुड़ने वाला गुण। ठीक है, तो व्हाट इज कैटेनेशन? ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो कैटेनेशन क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन या द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग of carbon through covalent bond to form long straight chain, branch chain और रिंग चेन। क्या है कैटेनेशन? कैटेनेशन है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन खुद से ही जुड़ना। और कैसे जुड़ना? तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ना। और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ के वो क्या करता है? या तो स्ट्रेट चेन बना ले, या तो ब्रांच चेन बना ले, या तो रिंग चेन बना ले। ठीक है, और तीनों ही केसेस में जो कंपाउंड होंगे वो अलग अलग कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए ये रहा कार्बन, मान लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया दूसरे कार्बन के साथ, और आगे बढ़ गया ये रहा, और आगे बढ़ गया ये रहा। तो अब देख रहे हो यहाँ पे 4 कार्बन है। ये मान के चलिए 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और बाकी साथ में कुछ भी जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन कितने बॉन्ड पूरा करता है? तो 4, 1 हो गया, 1 2 3, तो 4 हो गया। 1 और 1 2 3, 3 1 4। इसका देखिए 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे चेन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन लग गया, ये भी एक कंपाउंड। और आपको इस चैप्टर में इन सारे की पढ़ाई करनी है। फिलहाल बस आप समझिए कि स्ट्रेट चेन किसे कहता है, ब्रांच चेन किसे कहता है। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब हो गया जो बिल्कुल एक चेन में हो। ब्रांच का मतलब हो गया कि एक पेरेंट्स चेन है, उससे कोई एक बाहर निकल गया, 1 2 या उससे भी ज्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन। जैसे आप मान लो ये है, अच्छा ये बताओ ये स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन? ये बिल्कुल ही स्ट्रेट चेन है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए यहां से हम देख रहे हैं
ये देखिए स्टेट ही तो है, इस कार्बन को आप पकड़ के यहाँ ले आइए, स्टेट हो गया। ठीक, कार्बन को ब्रांच होने का एक कंडीशन है कि दोनों इंड के कार्बन से कार्बन अटैच ना हो। जैसे यहां पे आप देखिए, ना इस इंड पे कोई कार्बन, ना इस इंड पे कोई कार्बन, कार्बन जो एक्स्ट्रा कार्बन है वो बीच वाले पे जुटा है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग। जैसे यहां पे जुट गए, अब देखिए ये रहा, ये इंड, इस इंड से ये कनेक्टेड, इस इंड से ये कनेक्टेड, ठीक है, और ये इससे कनेक्टेड हो गया, तो सब तो डायरेक्ट ही कनेक्टेड। इसमें देखिए, इससे आप देखोगे मान लीजिए, ठीक है, ये एक ही साइड आप जा सकते हो, या तो इधर जाओ या तो इधर जाओ, अब दोनों साइड तो एक बार में जा नहीं सकते। ठीक है, मान लीजिए ये 4 है, आप अगर यहां कोई लगा दोगे तो ये हो गया स्ट्रेट क्षेत्र। यहां को छोड़ के, इस प्लेस और इस प्लेस को छोड़ के आप कहीं भी लगा लो, हम यहां लगाए, ये भी कहलाएगा ब्रांच है। हम बोलेंगे नहीं यहां लगाएंगे, ये भी कहलाएगा ब्रांच है। तो आप देख रहे हो हर बार कंपाउंड अलग अलग है। ठीक है, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है। इसका मतलब है कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन जो है बहुत ज्यादा नंबर्स में क्या बना लेता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप पढ़ोगे, आपको कार्बन में ऐसे भी मिलेंगे रिंग फॉर्म में, जिसका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, ये आप देखिए ये हो गया साइक्लिक। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना, 3 भी होगा। मिनिमम साइकिल कहां से शुरू होगा, मिनिमम क्लोज फिगर मैथमेटिक्स में ट्रायंगल को बोलता है, मतलब 3, तो मिनिमम साइक्लिक कहां से होगा, तो 3 से होगा। अब देखिए ये कंपाउंड आप बोलिए, 3 कार्बन के ये कंपाउंड बोलिए, ये और ये दोनों ही क्या है, तो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो आपने देखा कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कारण भी कार्बन क्या होता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और तीसरा है इसका पावर ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बॉन्डिंग का एक वीडियो डाला था, जिसमें कि आपको बताया गया था कि 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल हम लोग बॉन्डिंग थोड़ा बहुत सीखे हैं। ठीक है, और फिलहाल आपको घबराना नहीं है कि हमें नहीं आ रहा है, ये लाइन क्या बना रहे हैं सर, हमको तो आता ही नहीं कुछ, आप सब सीख जाओगे, एकदम गारंटी आप सब सीख जाओगे, इट्स माई गारंटी। ओके, बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहो। अब देखिए क्या है, मान लीजिए हम 2 कार्बन को उठाते हैं, चलिए आपको डॉट से ही समझाते हैं, थोड़ा स्लोली लेकिन आप समझिए अच्छे से। हमने बोला कि कार्बन के पास 4 आउटर मोस्ट में होता है, चलिए एक यहां डालते हैं, एक कार्बन का यहां, ठीक है, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। ठीक है, अब बच गया इसका भी 3 और इसका भी 3, चलिए एक लगा देते हैं इधर 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 इधर। ठीक है, और एक काम करते हैं, हम लोग सारे को हाइड्रोजन के साथ लगा देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही शेयरिंग कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने इसका दिया, एक हाइड्रोजन का, एक इसका, एक हाइड्रोजन का, एक इसका और एक हाइड्रोजन का। ठीक है, इधर भी आप लगा दीजिए हाइड्रोजन सब जगह, चलिए हमने लगा दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो, अगर आप हाइड्रोजन की बातें करोगे तो ये है स्टेबल, ये है स्टेबल और ये है स्टेबल, क्योंकि हाइड्रोजन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है फर्स्ट ऑर्बिट की, 2, और ये 2 हो गया, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गया, ये हो गया स्टेबल। ओके, अब देखिए ये पकड़ लीजिए आप, ये पकड़ लीजिए और ये पकड़ लीजिए। जब इस कार्बन की बातें करोगे तो ये देखो इसके साथ शेयरिंग किया, कंप्लीट। इस कार्बन की बातें करोगे तो ये देखो कंप्लीट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच शेयरिंग हुई है कितने की, एक एक इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है तो उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के बीच शेयरिंग हुई है वो कितने इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की, एक एक इलेक्ट्रॉन की। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत, ये ब्लैंक है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बस कार्बन से मैं समझाता हूँ आपको, हाइड्रोजन आप समझ लीजिएगा, जो रेस्ट है हाइड्रोजन लगा है। अच्छा मान लीजिए ये कार्बन अपना 2 रखा, ये भी कार्बन 2 रखा। ठीक है, अब बाकी जो इसका 2 बचा वो हाइड्रोजन के साथ, इसका भी 2 जो बचा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए तो कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बना। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे ये नहीं, एक काम करते हैं,
एक कार्बन का 3 और ये भी कार्बन 3 रखा, बाकी एक बच गया इसका, एक बच गया इसका। चलो हाइड्रोजन के साथ लगा दो, हाइड्रोजन के साथ लगा दो आप, ठीक है, मान लो ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कार्बन कार्बन के बीच कितना शेयरिंग हुई है, 6 इलेक्ट्रॉन की, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए 2 कार्बन यहाँ भी था, 2 कार्बन यहाँ भी था और 2 कार्बन यहाँ भी था, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यह है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आप अगर इसका नाम रखोगे, ठीक है, फिलहाल आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा नहीं है, बस सुन लो। इसका अगर नाम लिखने आप जाओगे, इसका नाम लिखोगे 2 के लिए इथ, ETH, और सिंगल बॉन्ड एन, ANE, इथेन। इसका जब नाम आप लिखने जाओगे तो 2 कार्बन के लिए ETH और डबल बॉन्ड तो ENE, इथीन। और इसका जब नाम आप लिखने जाओगे तो 2 कार्बन के लिए ETH और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। अब देख ही रहे हो, 2 ही कार्बन इसमें भी है, 2 ही कार्बन इसमें भी है, 2 ही कार्बन इसमें भी, लेकिन नाम अलग अलग हो गया, कंपाउंड अलग अलग हो गया। वैसे ही अगर हम लोग इस हाइड्रोजन को हटा के कुछ और लगा देंगे तो कंपाउंड अलग हो जाएगा, इसको हटा के कुछ और लगा देंगे तो कंपाउंड अलग हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि मल्टीपल बॉन्ड के भी कारण कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। तो आप समझ लो सिर्फ कार्बन के लगभग 33 लाख से अधिक कंपाउंड पाए जाते हैं, और ये 33 लाख से अधिक जो कंपाउंड पाए जाते हैं कार्बन के, इसी 3 प्रॉपर्टी के कारण। तो आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाएगा कि आप बताओ कार्बन का जो नेचर है वो वर्सटाइल क्यों है, या कार्बन क्यों नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो आप क्या बोलोगे, पहला तो टेट्रावैलेंसी, उसके पास एबिलिटी है कि वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। दूसरा क्या आप बोलोगे कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी है उसके पास, मतलब कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी करके वो या तो लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना ले, ब्रांच चेन बना ले, या रिंग चेन बना ले। तीसरा आप क्या बोलोगे कि उसके पास पावर होता है कि फॉर्मिंग वो क्या कर सके, तो मल्टीपल बॉन्ड करे। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ बर्जेलियस हाइपोथेसिस। अब देखिए एक महानुभाव थे ये बर्जेलियस, इनका ये मानना था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, ये आपका सिलेबस का नहीं है लेकिन आप सुनिए अच्छे से। इनका ये मानना था कि कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि कार्बन कंपाउंड, एक्सेप्ट जो आपको लिखाया गया था मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? तो इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास या बनने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स, एक रहस्यमय फोर्स चाहिए, जिसका उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स, और वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, ठीक है, ध्यान से सुन। इनका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी, ठीक है, कांट बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। व्हाई भाई? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड अ मिस्टीरियस फोर्स, ठीक है, विच ओनली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनका क्या कहना था? ऑर्गेनिक कंपाउंड can't be synthesized in laboratory because it required a mysterious, जिसका कि उन्होंने वाइटल फोर्स नाम दिया, which only found in nature या living organism। इस वर्ड को आप हटा दीजिए, ठीक है। तो बर्जेलियस का क्या मानना था? ये हाइपोथेसिस था, ऐसे ही उन्होंने भाषण दे दिया बिना किसी प्रूफ के, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। भाई तो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स, एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है,
जो कि सिर्फ किसमें पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन इनका कहाँ ठहरने वाला था भाई भाषण, एक महानुभाव पैदा ले लिए जिनका नाम था वोहलर। क्या नाम था उनका, वोहलर। उन्होंने क्या किया कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको कि हम लोग बहुत अच्छे से यूरिया के नाम से जानते हैं, उसको उन्होंने लैब में डिस्कवर करके दिखा दिया और इनके हाइपोथेसिस को बिल्कुल गलत प्रूफ कर दिया। इनका भाषण बिल्कुल भी हम लोग बस इतना थ्योरेटिकल भाषण जो है के तौर पे बस थोड़ी सी जानकारी के लिए हमने पढ़ा लिया, ठीक है। तो वोहलर ने क्या किया, वोहलर सिंथेसाइज। अब देखिए ये जो थे महानुभाव, ये जन्म ही लिए थे किसको गलत करने के लिए, तो बर्जेलिस को गलत करने के लिए। इन्होंने क्या किया कि अमोनियम सल्फेट, क्या लिया ध्यान से देखिए, AMMONI, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, अमोनियम होता है NH4, ध्यान से देखिए, सल्फेट होता है SO4, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, तो क्रिस क्रॉस किया हमने तो यहाँ आ गया 2, कोई परेशानी, इसका 1 तो यहाँ गया। इसको इन्होंने रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ कराया, तो पोटेशियम साइनेट, ठीक है, पोटेशियम साइनेट। अब आपको पहले 1 सेकंड आप सोच लो पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो KCNO। अब समझो अच्छे से, CNO जो है इसकी वैलेंसी होती है 1 और K का भी होता है 1, तो ना ही कोई नंबर यहाँ आएगा ना ही कोई नंबर यहाँ जाएगा, मतलब कि क्या बन गया, KCNO, ठीक है। इसका इन्होंने जैसे ही रिएक्शन कराया तो पोटेशियम जो होता है वो बड़ा रिएक्टिव होता है जी, पोटेशियम गया, इसको उठा लिया अपने से, तो K और SO4 एक साथ आ गया। तो ध्यान से देखिए, ये रहा K और ये रहा SO4, SO4 2 होता है तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब सबसे पहले उधर 2 लगा है तो यहाँ 2 लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी बातें हैं बैलेंस, अच्छा चलिए बाद में बैलेंसिंग देखा जाएगा, ये हो गया। अब बच क्या गया, इधर CNO और इधर NH4, तो ये रहा NH4 हो गया, 1 होती है इसकी वैलेंसी और इसका भी 1, तो ये डायरेक्टली हो गया CNO, कोई परेशानी। ये क्या बना, NH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम, और ये CNO क्या है, साइनेट, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने क्या किया, अमोनियम सल्फेट को रिएक्शन कराया पोटेशियम साइनाइड के साथ, इनको मिला अमोनियम साइनाइड और साथ में क्या, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का हमें कोई यूज नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो NH4CNO है इनके पास, इसको इन्होंने क्या किया, तो बड़ा स्ट्रांगली हीट कर दिया और रीअरेंज कर दिया, ठीक है। हीट किया और क्या किया, रीअरेंज, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हीट और रीअरेंज करने के बाद जो उन्होंने बनाया, ये बनाया NH2 और बीच में दिया उन्होंने कार्बन और डबल बॉन्ड लगा के, ये रहा सीन, देखो N 2 N है, ये एक N, हाइड्रोजन 4 है, 2 और 2, कार्बन 1 लग गया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड, देखो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है, ठीक है जी। और इसी को हम लोग बोलते हैं यूरिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि वोहलर ने क्या किया कि लेबोरेटरी में सब फर्स्ट टाइम आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जो कि लेबोरेटरी में बनाया गया था, आप क्या लिखोगे, यूरिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करके अमोनियम साइनाइड निकाला। अमोनियम साइनाइड को उन्होंने क्या किया, हीट करके रीअरेंज कर दिया, तो उनको क्या मिल गया, यूरिया। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उन्होंने इस कंपाउंड को लैब में बना के दिखा दिया और ये साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इसमें है ग्राफाइट डायमंड के बारे में कुछ, लेकिन वो थ्योरेटिकल है, वो हम लोग कभी बाद में देख लेंगे, ठीक है।
हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे और बहुत 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 ही ज़बरदस्त का ये चैप्टर है। आप पढ़ोगे आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और फर्स्ट टाइम आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।